आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे शेयर फ्लो के बारे में और ये भी देखेंगे कि क्यों ये पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी देखेंगे जो 2006 में आया हुआ था गेट में। सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। अब शेयर फ्लो जो है वो है फ्लो ऑफ शेयर इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पर यूनिट लेंथ। मतलब शेयर फ्लो है फ्लो ऑफ शेयर पर यूनिट लेंथ इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो शेयर फोर्सेस या शेयर स्ट्रेसेस जो आ रहे थे वो हम कल वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए मैं आपको वहीं ले जाता हूँ। शेयर स्ट्रेसेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे थे इस प्लेन में। इस प्लेन में शेयर स्ट्रेसेस क्यों आ रहे थे? क्योंकि जो हमारे पास अनबैलेंस्ड बेंडिंग स्ट्रेसेस आ रहे थे उनको जब मैंने किसी स्मॉल एरिया डी से मल्टीप्लाई किया तो एक फोर्स थी जो अनबैलेंस थी, मतलब वो जीरो के इक्वल आ रही थी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। डी सिग्मा इंटू डी जो था वो जीरो आ रहा था, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अगर मोमेंट का वेरिएशन है किसी दो सेक्शन के बीच में, मतलब एक जगह आ रहा है मोमेंट m और एक जगह आ रहा है मोमेंट m प्लस डी एम, और ये जो दोनों सेक्शन है dx डिस्टेंस से अपार्ट हैं, तो इट मीन्स मोमेंट का वेरिएशन आया है तो बेंडिंग स्ट्रेस का भी वेरिएशन आया होगा। और उस बेंडिंग स्ट्रेस के वेरिएशन को अगर मैं स्मॉल एरिया डी से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फोर्स तो मुझे मिलनी ही चाहिए ना। और वो फोर्स मुझे फिर यहाँ से मिली थी क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे एक जो है वो शेयर स्ट्रेस आ रहा होगा, और उस शेयर स्ट्रेस को मैंने इस एरिया से मल्टीप्लाई किया, दैट इज b इंटू डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे वहाँ पे जो है अनबैलेंस फोर्स मिल गई, वो थी ये वाली। और उसी अनबैलेंस्ड फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब उसी शेयर फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम कहते हैं शेयर फ्लो। तो चलिए आज उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स डी सिग्मा इंटू डी ए जो है वो डी एफ के इक्वल है एंड नॉट इक्वल टू जीरो। तो जो डी एफ ही है वही पर यूनिट लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब इसको पर यूनिट लेंथ के हिसाब से बनाने के लिए हमें इसको डी एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड से, तो ये हो जाएगी फोर्स पर यूनिट लेंथ। और आपने देखा होगा कि सिग्मा जो है वो है बेंडिंग स्ट्रेस, तो बेंडिंग स्ट्रेस को मैं लिख सकता हूँ एम वाई बाई आई, वेयर एम इज द मोमेंट, वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस एंड आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और डी सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ डी एम वाई बाई आई, क्योंकि जो स्मॉल मोमेंट चेंज होगा उसकी वजह से जो है स्मॉल बेंडिंग स्ट्रेस में चेंज आ जाएगा। तो मेरे पास डी सिग्मा की जो वैल्यू है उसमें मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, दैट इज डी एम बाई डी एक्स इंटू वाई बाई आई इंटू डी ए इज इक्वल टू डी एफ बाई डी एक्स। अगर हमें पूरा इसको निकालना है तो हमें दोनों साइड से इंटीग्रेट करना होगा। अच्छा, डी एफ बाई डी एक्स को इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा शेयर फ्लो, और शेयर फ्लो को लिखते हैं हम क्यू स्टार से। लेकिन डी एम बाई डी एक्स को मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता क्योंकि जो मोमेंट है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन पे कांस्टेंट ही रहता है। मोमेंट जो है अगर हम बीम में देखें तो जो वो वैरी करता है लॉन्गिट्यूडनली वैरी करता है एंड नॉट अलोंग द क्रॉस सेक्शन। तो हम तो एक क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उस क्रॉस सेक्शन पे जो है वो मोमेंट जो है वो सेम रहेगा। लेकिन y इंटू डी ए को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलता है? अगर एक स्मॉल एरिया को इंटीग्रेट करें बड़े एरिया में तो हमें मिलता है डी ए जो हो जाता है वो चला जाता है a के पास, और y जो है वो चला जाता है y बार के पास। मतलब y इंटू डी ए जो आता है वो इक्वल हो जाता है a y बार के। मतलब एक बड़ा एरिया और उसका मोमेंट उसके खुद के सेंट्रॉइड से और न्यूट्रल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बीच में, तो उसी को हम कहते हैं y बार, दैट इज a y बार। तो इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज डी एफ बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन इंटू डी एम बाई डी एक्स इंटू वन बाई आई इंटू वाई इंटू डी ए। ठीक है, तो डी एफ बाई डी एक्स है वो हो जाएगा मेरा शेयर फ्लो, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ क्यू स्टार से। डी एम बाई डी एक्स होता है मेरा चेंज इन मोमेंट पर यूनिट लेंथ, और इसको ही कहता हूँ मैं शेयर फोर्स, दैट इज एस एफ, और अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वाई इंटू डी हो जाएगा ए वाई बार। अच्छा, कुछ बुक्स में शेयर फोर्स को लिखा हुआ है वी से, ए वाई बार को लिखते हैं वो लोग बड़े कैपिटल क्यू से, और क्यू स्टार ही रहता है उसके, या फिर स्मॉल क्यू भी लिख देते हैं कुछ बुक्स में। तो क्यू स्टार का जो फेमस फॉर्मूला आपने देखा होगा वो होगा वी क्यू बाय आई। देखिए बेसिकली ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर हमारे पास कोई सेक्शन है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, और उसके साथ में एक और रेक्टेंगुलर सेक्शन जो है वो मैं जोड़ना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से। अब जब मैं इसको जोड़ूंगा तो मुझे यहाँ पे या तो ग्लूइंग करनी होगी, कोई ग्लू लगानी होगी, या कोई जो कील है वो ठोकना पड़ेगा, या कुछ और कोई ना कोई कनेक्शन करना पड़ेगा। अब जो शेयर स्ट्रेस है वो मैं किसी भी प्लेन में निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर आप इस प्लेन की बात करो ना तो यहाँ पे ना ये वाला मटेरियल प्रेजेंट है ना इस वाले सेक्शन का मटेरियल प्रेजेंट है। लेकिन जो मटेरियल प्रेजेंट है वो है या तो सिर्फ ये ग्लू जो है वो है, या फिर जो मटेरियल इन दोनों सेक्शंस को जॉइन कर रहा है वो मटेरियल प्रेजेंट है। इसका मतलब इस सेक्शन पे जो भी शेयर फोर्स आ रही होगी वो ये जो जॉइनर है या कनेक्टर है वो झेल रहा होगा।
इट मीन्स अगर मुझे किसी यूनिट लेंथ पे ये पता करना है कि मुझे ऐसे कितने कनेक्टर्स की ज़रूरत है, तो मुझे उस एक यूनिट लेंथ पे जो शेयर फोर्स हो अगर वो पता होगी, तो मुझे कनेक्टर की स्ट्रेंथ भी अगर पता हो, तो मैं ये बता सकता हूँ कि मेरी एक यूनिट लेंथ में भाई 2 कनेक्टर्स लगेंगे जो उस शेयर फोर्स को झेल पाएंगे। और सिमिलरली अगर मैं पूरी बीम की बात करूँ तो पर यूनिट लेंथ में ऐसे कितने ही कनेक्टर्स हम लगा सकते हैं। तो मुझे पूरी लेंथ को जो है वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे एक छोटी सी लेंथ पे ही देखना पड़ रहा है कि कितनी जो है वो शेयर फोर्स आ रही है। दैट इज़ वाई ये शेयर फ्लो जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये बेसिकली उन्हीं सेक्शन में यूज़ होता है जो जुड़ के बने होते हैं, उनको कहते हैं हम बिल्ट अप सेक्शंस। मतलब वो 2-3 मेंबर से जुड़ के एक बड़ा एक सेक्शन बना रहे होंगे या कोई एक अलग सी शेप बना रहे होंगे। जैसे कि कोई आई सेक्शन हो गया हमारे पास, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, एक बड़ा रेक्टेंगल ये, और ये ज्वाइन हो रहा होगा इस छोटे रेक्टेंगल से, फिर एक बड़ा रेक्टेंगल ये वाला। तो इसकी ज्वाइनिंग कहाँ से हो रही है, एक यहाँ पॉइंट से हो रही है, एक यहाँ पॉइंट से हो रही है। और ये ज्वाइनिंग किसी भी चीज़ से हो सकती है, या तो कोई ग्लू है उसकी स्ट्रेंथ आपको मालूम है वो आप ऐड कर सकते हो, या कोई कील ठोक सकते हो, कोई बोल्ट ऐड कर सकते हो, कोई फास्टनर लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हमें यहाँ पे बात करनी है सिर्फ शेयर फ्लो पर यूनिट लेंथ के बारे में। और अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, जैसे क्यू है हमारे पास, तो क्यू की वैल्यू क्या है, A इंटू वाई बार। तो आप ये कैसे चूज़ करोगे? अब ये देखो, चूज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है शेप्स को देख के, क्योंकि जब फोर्स आ रही होती है वो आ रही होती है एक्सटर्नली और वो ट्रांसफर कर रही होती है दूसरे मेंबर्स पे। मतलब जो मेंबर दूसरे मेंबर पे फोर्स ट्रांसफर कर रहा है, उस जॉइंट के थ्रू हम बेसिकली उस मेंबर के लिए ए वाई बार को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हो गया हमारा एक ये वाला सेक्शन, अगर ये हमारे पूरे बिल्टअप सेक्शन की जो है वो न्यूट्रल एक्सिस है और हमें ये देखना है कि इस जॉइंट पे जो है कितना शेयर फ्लो आ रहा है, तो आप जो ए वाई बार कैलकुलेट करोगे वो इस सेक्शन का एरिया कैलकुलेट करोगे, और वाई बार जो होगा वो इसके सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो होगा, दैट इज ए वाई बार। सिमिलरली इस टी सेक्शन के लिए भी आप ऐसे ही करोगे। और अगर आपको दूसरे सेक्शन मिल जाएं, जैसे कि कुछ ये शेप हो, अब तो आप इसको यहाँ से ज्वाइन करोगे, यहाँ से ज्वाइन करोगे और यहाँ से ज्वाइन करोगे, तो इस सेक्शन का जो न्यूट्रल एक्सिस होगी वो यहाँ होगी, और जो एरिया होगा आप इस सेक्शन के लिए ये वाला चूज़ करोगे, और वाई बार जो होगा इस सेक्शन से लेके ये वाला डिस्टेंस होगा। सिमिलरली अगर कुछ ऐसा सेक्शन है उसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पे है, तो आपको शेयर फ्लो चूज़ करना है, तो आपके जो जॉइंट्स हैं वो कहाँ पे हैं, एक तो है यहाँ पे, एक है यहाँ पे, एक है यहाँ पे और एक है यहाँ पे। तो इसके लिए अगर आपको ए वाई बार चूज़ करना हो तो अलग अलग सेक्शंस के लिए, तो पहला सेक्शन तो है हमारे पास ये वाला और दूसरा सेक्शन है हमारे पास ये वाला, और इनके जो वाई बार्स हैं वो आप चूज़ करेंगे न्यूट्रल एक्सिस से कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, तो आप बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो आया था 2006 में। ये कहता है आई सेक्शन ऑफ अ बीम इज फॉर्म्ड बाय ग्लूइंग वुडन प्लैंक्स एज शोन इन द फिगर बिलो। मतलब कुछ वुडन प्लैंक्स को ना जोड़ के आई सेक्शन बनाया हुआ है। इफ दिस बीम ट्रांसमिट्स ए कांस्टेंट वर्टिकल शीयर फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन, एक शीयर फोर्स आ रही है इस क्रॉस सेक्शन पे, वो आ रही है 3000 न्यूटन की। द ग्लू एट एनी ऑफ द 4 जॉइंट्स विल बी सब्जेक्टेड टू ए शीयर फोर्स इन किलोन्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ। अच्छा, ये बताना है आपको कि जो ग्लू है ये चारों सेक्शन से जुड़ी हुई है, तो किसी एक सेक्शन पे जो है कितनी शेयर फ्लो आ रहा है, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या है, Q स्टार इज इक्वल टू VQ बाय I। अब किसी एक सेक्शन पे निकालनी है, अगर चारों सेक्शन पे निकालनी होती तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन एक सेक्शन के लिए निकालनी है। और वो कौन सा सेक्शन है जो एक्सटर्नली एडेड है, देखिए पहले हम चेक कर लेते हैं जो हमारा आई सेक्शन है वो सिमेट्रिकल है कि नहीं है, तो ताकि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो सेंटर में लाई करे। ऑलराइट, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी वुडन प्लैंक्स हैं उनकी थिकनेस है 50 मीटर 50 mm, और इसकी भी है 50 mm, और वुडन प्लैंक्स के बीच का डिस्टेंस है 200 mm, और लेफ्ट टू राइट जो है वो डिस्टेंसेस भी हैं वो भी हैं बिल्कुल सेम, दैट इज 200 मीटर जो है फुल लेंथ है, 50 mm का जो बीच का डिस्टेंस है, और 75 mm की जो है प्लैंक्स की लेंथ है। ऑलराइट, तो जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस है वो मैं ऑटोमेटिकली जज कर सकता हूँ कि जो वो है वो यहाँ पे लाई करेगी। ऑलराइट, तो सेंटर में लाई करेगी, इसका मतलब जो डिस्टेंस है इसका यहाँ से जो है वो होगा अराउंड, अगर ये 100 mm है तो ये हो जाएगा 100 + 50 इज 150 mm का जो है डिस्टेंस है इसका टॉप से। तो अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं। देखो, V की जो वैल्यू है हमें गिवन है वो है 3000 न्यूटन, और Q जो है वो है ए वाई बार। अब ए वाई बार निकालना है, मतलब जो प्लैंक से जो है वो ग्लू जुड़ी हुई है, मतलब एरिया होगा इसका, और वाई बार भी होगा इसी सेक्शन का। वाई बार कहाँ लाई करेगा, इस सेंटर में, और इसका डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज़ अगर ये 100 है ये वाला डिस्टेंस, प्लस इसमें 25 और ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये जो टोटल है ये तो है 50, इसमें आप 25 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 125 mm। ऑलराइट, तो ए वाई बार मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, दैट इज 3000 इंटू एरिया कितना है, ये जो लेंथ है ये है 75 हमें क्वेश्चन में गिवन है, और इसकी जो थिकनेस है वो है 50 mm, तो 75 इंटू 50
75 इंटू 50। देखिए जो सारी वैल्यूज़ है ना वो mm में ही रख रहा हूँ, ताकि जो आंसर आएगा वो किलो न्यूटन पर mm में ही है, और हमें निकालना है पर मीटर लेंथ में, तो जो किलो न्यूटन पर mm में आंसर आएगा उसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो अभी मैं सिर्फ mm में ही रख रहा हूँ सारी वैल्यूज़ को। अपॉन में जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। आई सेक्शन है, क्योंकि अब ये आई सेक्शन है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एक बड़ा सा रेक्टेंगल आप मानो जिसकी जो डेप्थ है वो टोटल आई सेक्शन की डेप्थ के इक्वल है, और जो इसकी विड्थ है वो भी आई सेक्शन की विड्थ के इक्वल है, दैट इज 200 इंटू 200 प्लस 50 दैट इज 300। इसमें से आप दो रेक्टेंगल्स माइनस कर दो, एक ये वाला रेक्टेंगल और एक ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है। तो पूरे रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके इन दोनों रेक्टेंगल्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो माइनस कर दो, मतलब बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12 माइनस ट्वाइस इंटू ये बी डैश डी डैश का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। कुछ इस तरीके से अगर आप करोगे तो जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस आई सेक्शन का वो मिल जाएगा। अगर आपको इस फिगर का दूसरे तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना हो तो आप क्या कर सकते हो, मैं इसको एक रफ सी ड्राइंग बना रहा हूँ, ड्राइंग पे ध्यान मत देना। ये चारों जो प्लैंक्स हैं वो मैंने ऐड कर दिए इस रेक्टेंगल के चारों तरफ। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरे पास 5 फिगर्स हैं, 1 2 3 4 और ये 5, जिसमें 4 तो आइडेंटिकल हैं और एक अलग है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले जिसकी न्यूट्रल एक्सिस है ये रही, तो इसके जो कुछ ना कुछ जो विड्थ है हमको दी हुई है, आई थिंक 50 दी हुई है, तो 50 मतलब बी डी क्यूब लगा सकते हो, बेसिकली बी इंटू डी का क्यूब डिवाइड बाई 12। तो यहाँ से इसका न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। प्लस अब इन चारों के लिए करना है आपको, तो सबसे पहले आप इनके खुद की एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो और फिर इस इनर्शिया को ट्रांसफर करो इस एक्सिस पे, दैट इज जो भी इनकी विड्थ या मैं इसका नाम देता हूँ B1 और D1 का क्यूब डिवाइड बाई 12। तो ये तो आ गया इनकी खुद की एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ट्रांसफर करो इस एक्सिस पे, तो हम वो कैसे करते हैं, हम प्लस एरिया इंटू वाई बार का स्क्वायर। अब क्या है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये एक प्लैंक का है, लेकिन हमारे पास ऐसे 4 प्लैंक्स हैं जो कि आइडेंटिकल हैं, क्योंकि सबकी खुद की न्यूट्रल एक्सिस जो है वो सेंटर में ही लाई कर रही है, और बेसिकली सबकी जो खुद की न्यूट्रल एक्सिस है उनका डिस्टेंस जो है हमारी बड़ी वाली न्यूट्रल एक्सिस है वो भी सेम ही है। तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये 2 तरीके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के। ऑलराइट, सभी वैल्यूज पुट करने के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है वो आएगी 350 इंटू 000 इंटू 000। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mm⁴ में। अच्छा, तो ये हो गया हमारा v, ये हो गया हमारा एरिया। और y बार की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी 125। 125 कैसे, ये है हमारा y बार, ये हो गया हमारा 100, ये हो गया हमारा 25, तो टोटल हो गया कितना 125। एनी ऑफ द 4 जॉइंट्स, ये लिखा हुआ है इसमें, एनी ऑफ द 4 जॉइंट्स। अगर चारों जॉइंट की बात हो रही होती तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते। राइट, तो जो वैल्यू यहाँ से निकल के आती है इसको सॉल्व करने के बाद पर मीटर में जो भी वैल्यू आएगी पर मीटर में आएगी, वो निकल के आती है 4 किलो न्यूटन पर मीटर। ये है वो शेयर फ्लो की वैल्यू। तो इस तरीके से हम शेयर फ्लो के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और, क्योंकि मैंने अभी पोल किया था तो पोल में आपने बोला था कि शेयर स्ट्रेस इन बीम्स के बारे में और जानना है, तो हम उसी के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद शायद हम शेयर सेंटर के बारे में भी पढ़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।